नमस्कार, न्यूज रूम लाइव में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे की। पीएम मोदी 3 दिनों के लिए अमेरिका दौरे पर हैं और जैसे ही पीएम मोदी अमेरिका पहुंचे उनका गर्मजोशी के साथ ही स्वागत किया गया और इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी को व्हाइट हाउस में 21 तोपों की सलामी दी गई। मोदी के यूएस दौरा बेहद खास माना जा रहा है। पीएम मोदी 3 दिन अमेरिका में ही रहेंगे और इस दौरे में पीएम मोदी व्हाइट हाउस में जो बाइडेन के साथ बैठक करेंगे। पीएम मोदी के सम्मान में स्टेट डिनर का भी आयोजन होगा। अगले दिन कांग्रेस के ज्वाइंट सेशन को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। आखिरी दिन उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से भी पीएम मोदी की मुलाकात होगी। तो अमेरिका की यात्रा पर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देखिए वो तस्वीर हम आपको उस वक्त दिखा रहे हैं जब पीएम मोदी वहां पहुंचे थे तो किस तरीके से उनका पहले अधिकारियों ने स्वागत किया और उसके बाद कई सारे जो भारतीय मूल के लोग वहां रहते हैं वो पीएम मोदी से मिलने के लिए पहुंच गए थे। और वहीं की ये तस्वीर आप देख रहे हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लोगों से मिलते हुए नजर आ रहे हैं और एक झलक पाने के लिए वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई थी। बड़ी आत्मीयता के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उन लोगों से मिलते हुए नजर आए। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टेस्ला के सीईओ एलन मस्क से भी मुलाकात की है और इस मुलाकात को भी काफी अहम पहले से ही माना जा रहा था और इस मुलाकात के बाद काफी ज्यादा खुश नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उनके ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट भी किया गया जिसमें बताया गया कि इस मुलाकात के बाद टेस्ला सीईओ एलन मस्क ने भारतीय बाजार में टेस्ला की एंट्री को लेकर एक बड़ा दावा भी किया है। न्यूयॉर्क के पैलेस होटल में एलन मस्क ने कहा कि कंपनी निकट भविष्य में भारत में निवेश करेगी जो देश के लिए एक महत्वपूर्ण विकास होगा। और ये ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ट्वीट किया गया। इसमें लिखा गया है, आज आपसे मिलकर काफी अच्छा लगा। हमने ऊर्जा से लेकर आध्यात्मिकता तक के मुद्दों पर बहुआयामी बातचीत की है और ये मुलाकात के दरमियान जो बातचीत उन दोनों के बीच में हुई वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्विटर हैंडल से ट्वीट करके उसकी जानकारी दी गई है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि एलन मस्क ने भी ये बता दिया है, ये बड़ा दावा किया है कि बहुत जल्द टेस्ला सीईओ एलन मस्क भारतीय बाजार में टेस्ला की एंट्री भी करने वाले हैं। I'm planning to visit India next year. I'm confident that Tesla will be in India and will do so as soon as humanly possible. I'd like to thank the Prime Minister for his support and hopefully we'll be able to announce something in the not too distant future. Are you looking to invest in India, Elon? Yes. How soon can we have Tesla in India? Well, we don't want to jump the gun. We don't want to jump the gun on an announcement, but I think it's quite likely that there will be a significant investment and relationship with India in the future. That's big news. What made you change your mind? I've never changed my mind. How was your meeting with the Prime Minister? I have to go, guys. Thank you. How was your meeting with the Prime Minister? It was an excellent, very good conversation. How soon will we see you in India, Mr. Musk? Next year, count on it. और बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र को लेकर बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र 10 जुलाई से शुरू हो जाएगा। आपको बता दें कि 10 जुलाई से लेकर 14 जुलाई के बीच में होगा। 5 दिन का मानसून सत्र होने वाला है जिसकी तैयारी अभी से शुरू कर दी गई है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे दें, बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र 10 जुलाई से 14 जुलाई तक चलेगा। 5 दिनों का ये मानसून सत्र होगा जिसमें जनता से जुड़ी कई सारे मुद्दों पर बातचीत भी होगी। और मौसम से जुड़ी आपको बड़ी खबर बता दें, इस वक्त की बड़ी जानकारी मिल पा रही है। मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। दोपहर 1 बजे तक के लिए ये अलर्ट जारी किया गया है जिसमें आंधी ठनका के साथ बारिश का अलर्ट दिया गया है। दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी और सिवान ये कुछ ऐसे जिले हैं जहां पर खास सावधानी बरतनी है। लोगों से सुरक्षित रहने की अपील की गई है क्योंकि देखिए जो जानकारी मिल पा रही है उसके मुताबिक आंधी और ठनका हो सकता है। ऐसे में लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। खास तौर पर दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी और सिवान
इन जिलों के लोगों को ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। लोगों से सुरक्षित रहने की अपील की गई है। और 23 जून को पटना में विपक्षी दलों की बैठक होने वाली है और इस बैठक को लेकर पूरी तैयारी में सभी लोग जुटे हुए हैं और इसी कड़ी में राजधानी पटना में कई सारे पोस्टर्स लगाए गए हैं। पूरे राजधानी पटना की सड़कों को पोस्टर से पाट दिया गया है, जहां विपक्षी दलों के नेताओं की तस्वीरें लगाई गई हैं। और संवाददाता अमित कुमार की इस रिपोर्ट को देखिए। 23 जून को विपक्षी दलों की बैठक जो है वो होनी है। आज से ठीक 2 दिन बाद तमाम जो विपक्षी दल हैं उनके बड़े चेहरे, बड़े नेता जो हैं वो पटना में नजर आएंगे और बीजेपी के खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ एक अहम बैठक करेंगे। और इसको लेकर के पटना में देख सकते हैं कि पोस्टर जो है वो लगाए जाने शुरू हो चुके हैं। चाहे वो राज्य सरकार जो है उनकी तरफ से लगाया जा रहा है, जेडीयू की तरफ से पोस्टर लगाया जा रहा है, कांग्रेस की तरफ से लगाया जा रहा है, आरजेडी, तमाम जो विपक्षी दल है उनके नेताओं की तस्वीरों के साथ ये पोस्टर लगाया जा रहा है। और देखिए इस पोस्टर में कांग्रेस की तरफ से ये जो पोस्टर लगाया गया है उसमें सोनिया गांधी हैं, उसके अलावा ममता बनर्जी, शिवसेना के जो नेता है वो भी हैं। तमाम जो बड़े चेहरे हैं विपक्षी दलों के बड़े चेहरे उनको इस पोस्टर में शामिल किया गया है। शरद पवार हैं, इसके अलावा हम बात कर ले तो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी हैं, सीताराम येचुरी, लालू प्रसाद यादव, दीपांकर भट्टाचार्य, उसके अलावा हम बात कर ले अखिलेश सिंह की। तो तमाम जो बड़े चेहरे हैं वो इस पोस्टर में नजर आ रहे हैं। और जो बातें लिखी गई है कि विपक्ष एकता की बैठक में आप सभी नेताओं का पाटलिपुत्र की पावन धरती पर स्वागत है। 23 तारीख को ये बैठक निर्धारित किया गया है और उस दिन सभी जो विपक्षी दल के बड़े चेहरे हैं वो पटना में नजर आएंगे। भाजपा भगाओ, लोकतंत्र बचाओ का नारा दिया गया है। पटना के जेडीयू कार्यालय में जब बात हमने किया था वित्त मंत्री से, तो उन्होंने साफ तौर पे ममता बनर्जी और अखिलेश सिंह के साथ साथ अन्य नेताओं को आने को लेकर के हामी भरी थी। लेकिन जब बात आई मायावती की, जब बात आई AIMIM के जो चीफ हैं उनकी, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जिन्हें देश भूल चुका है उन्हें आप लोग क्यों याद कर रहे हैं। तो उन लोगों को इस बैठक में निमंत्रण नहीं दिया गया है, वो लोग इस बैठक में नहीं आएंगे। लेकिन बाकी के जो बड़े चेहरे हैं, बड़े नेता हैं, वो इस बैठक में शामिल होंगे और उनकी तस्वीर जो है वो यहाँ नजर आने लगी है। एकजुटता जो है वो पोस्टर के जरिए दिखाना शुरू कर दिया है विपक्षी दल के पार्टियों के द्वारा। ये बैठक, ये पोस्टर जो है वो लगाई जा रही है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और इसी बीच रुक करेंगे बड़ी खबर की। दिल्ली से आपको बड़ी खबर बता दें, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक लेटर लिखा है और इस लेटर के जरिए मांग की है, उन्होंने अपील की है कि केंद्र के अध्यादेश पर चर्चा हो। विपक्ष की बैठक में इस चर्चा की मांग की गई है। आपको बता दें 23 जून को पटना में विपक्षी दलों की एक बैठक होगी और इसी बैठक में केंद्र के अध्यादेश पर चर्चा हो, इसको लेकर अपील सीएम अरविंद केजरीवाल ने की है। अध्यादेश पर रणनीति बनाने की उन्होंने मांग की है। सीएम अरविंद केजरीवाल का दावा है कि केंद्र राज्यों से अधिकार छीन सकता है और ये जो लेटर है वो हम आपको आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। उनकी तरफ से ये दलील भी दी जा रही है कि अगर इस पर बातचीत नहीं होती है, चर्चा नहीं की जाती है, तो ऐसे करते करते केंद्र सरकार राज्यों से उसका अधिकार छीन सकती है। अध्यादेश के जरिए अधिकार छीना जा सकता है, इसलिए इस पर बातचीत करनी बहुत जरूरी है, इसको लेकर रणनीति बनानी बहुत जरूरी है। 23 जून को विपक्षी बैठक में इस पर चर्चा करने की मांग सीएम अरविंद केजरीवाल ने की है। तो दिल्ली से आपको ये बड़ी खबर बता दें, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का एक पत्र सामने आया है, जिस पत्र के जरिए दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल केंद्र सरकार के अध्यादेश पर चर्चा की मांग कर रहे हैं। उनकी तरफ से अपील की गई है कि इस पर चर्चा की जाए, यानी कि जो विपक्षी दलों की बैठक 23 जून को होनी है उसमें सबसे पहले इस मुद्दे पर चर्चा हो, क्योंकि आपको बता दें कि विपक्षी दलों की जो बैठक है उसमें 2024 की रणनीति को लेकर रणनीति बनाई जाएगी, उसके लिए तैयारी की जाएगी। सभी विपक्षी दल के नेता एक साथ बैठेंगे, जिसमें 2024 में कैसे चुनाव लड़ना है, बीजेपी को कैसे चुनौती देनी है, क्या कुछ रणनीति के तहत आगे बढ़ना है, इस पर बातचीत होगी। लेकिन दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ये मांग की है कि सबसे पहले इसमें
केंद्र के अध्यादेश पर चर्चा की जाए। जो केंद्र सरकार की तरफ से दिल्ली में अध्यादेश लाए गए हैं उस पर चर्चा करने की मांग वो कह रहे हैं, क्योंकि उनकी तरफ से तर्क दिया जा रहा है कि अगर इस पर बातचीत नहीं की जाती है, इस पर अगर हम लोग सतर्क नहीं होते हैं तो केंद्र सरकार एक एक करके राज्यों से उसका अधिकार छीन सकती है। अध्यादेश के जरिए राज्यों से उसका अधिकार छीना जा सकता है। इसके साथ ही अरविंद केजरीवाल कई बार आरोप भी लगा चुके हैं केंद्र सरकार के ऊपर। उनकी तरफ से ये भी कहा गया है कि अफसरों के जरिए केंद्र सरकार जो है वो दिल्ली में रूल करना चाहती है और इसी वजह से इस पर चर्चा होनी ज्यादा जरूरी है। और राहुल गांधी को भावी प्रधानमंत्री बताने वाले ट्वीट को लेकर अखिलेश प्रसाद सिंह फंसे हुए हैं और पहले उन्होंने ये ट्वीट किया, उसके बाद उन्होंने ट्वीट को डिलीट कर दिया। अब इस ट्वीट करने और डिलीट करने पर सियासत तेज हो चुकी है। क्या कुछ कहना है सभी विपक्षी दलों का और बीजेपी का और साथ ही साथ महागठबंधन के नेताओं का, आप भी सुनिए। स्वाभाविक है, उनको डर लगी होगी, डांट लगी होगी, या कांग्रेस के लोगों में कोई नीति सिद्धांत है नहीं। उनको लग रहा है कि अभी सबको मिला है, सब कांग्रेस जो विरोधी पार्टियां उसको मिला है। अरे ये मिलने वाले नहीं है, कोई नीति सिद्धांत नहीं है। 18 पार्टी के 18 पार्टी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। सब चाहते हैं कि 3-3 महीने का देश को प्रधानमंत्री दे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। देश की जनता फिर से नरेंद्र मोदी जी को चुने। देखिए, सभी लोगों को पता है कि विपक्षी दलों की एका का जो संकल्प है ये मजबूती से आगे बढ़ रहा है और 23 जून के बैठक में इस पर विस्तृत रूप से चर्चा होगी, सारे बातों की चर्चा होगी। लेकिन एक बात समझ लीजिए कि देश की जनता और देश के लोगों की चाहत है कि मोदी को मुद्दों के आधार पर जनता के बीच में जाने का विपक्षी दलों का जो पहले से संकल्प है उस संकल्प को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। देखिए, हमारे प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह जी ने जो लिखा था, दरअसल वो बिहार कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ताओं की भावना है। एक एक कार्यकर्ता जानता है, देश का एक एक नागरिक जानता है कि इस देश का भविष्य राहुल गांधी जी हैं और भावी प्रधानमंत्री भी, भविष्य का प्रधानमंत्री भी राहुल गांधी जी हैं। लेकिन चूंकि अभी गठबंधन दलों की बैठक होनी है, गठबंधन दलों में आपस में सहमति बननी है। आपसी सहमति से जो नाम सामने आएगा हम सब तन मन धन के साथ उसके साथ खड़े होंगे। 23 तारीख को विपक्षी एकता की बैठक है। बैठक को लेकर के बीजेपी काफी हताश और परेशान दिख रही है। ये बीजेपी है जो कभी कहा करती थी, मजाक मखौल उड़ाया करती थी कि विपक्षी एकता संभव नहीं है। हमारे आदरणीय नेता श्री नीतीश कुमार जी के प्रयास आज किस तरह से सार्थक रूप में सामने आए हम लोग देख रहे हैं। बीजेपी के लोगों से मैं स्पष्ट तौर पे मैं कहूंगी कि आप हाय तौबा मचाना तो छोड़ दीजिए कि 24 में विपक्षी पार्टियों का प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा। सारे विषयों पे, सारे एजेंडों पे सर्वसम्मति से निर्णय लिया जाएगा। और अगली खबर शेखपुरा से है। शेखपुरा के चौक चौराहे पर सुबह से ही मजदूरों का जमावड़ा लग जाता है। ये सभी मजदूर यहां पहुंचते हैं काम की तलाश में, लेकिन इन्हें काम जब नहीं मिलता है तो निराश होकर इन्हें वापस अपने घर लौटना पड़ता है। वहां की ये तस्वीर देखिए, किस तरीके से यहां पर करीब सैकड़ों की संख्या में मजदूर की मौजूदगी है और ये सभी काम की इंतजार में यहां पहुंचते हैं, लेकिन जब रोजगार नहीं मिलता है तो मजदूर को निराश होकर घर चले जाना होता है। फिर चूल्हा जलाने की चिंता सताने लगती है। जिले में श्रम विभाग की ओर से असंगठित मजदूर का निबंधन कराने और प्रोत्साहन राशि देने के लिए कागजी खानापूर्ति हो रही है, जिससे मजदूरों में निराशा है। चांदनी चौक का जायजा लिया संवाददाता अजीत कुमार सिंह ने। राज्य सरकार लगातार मजदूरों को रोजगार दिलाने का दावा कर रही है, लेकिन शेखपुरा में वो स्थिति देखने को नहीं मिल रहा है। आप सुबह से देख लीजिए, चांदनी चौक से लेकर सभी चौक चौराहों पर मजदूर खड़े रहते हैं कि ताकि उसको रोज़गार मिल जाए, और रोज़गार अगर नहीं मिलता है तो फिर घर लौट जाते हैं वापस और फिर भूखे रहने को मजबूर होते हैं, क्योंकि जब रोज़गार मिलेगा तभी 2 वक्त की रोटी मिलेगी। दूसरी तरफ श्रम विभाग का दावा है कि हम सभी मजदूरों को रजिस्टर कर निबंधित करा दिए हैं, सभी लोगों को रोजगार मुहैया करा रहे हैं। जो सरकार का नियम है वो पालन किया जा रहा है। लेबर कार्ड नहीं बना है, कभी बनाने की कोशिश की, कहीं पर बनाने के लिए बनाने के लिए गए थे एक जगह तो बोला कि 600 रुपया लगेगा। हम लोग को गरीब 600 है ये नहीं है तो हम कहाँ से देंगे। 600 रुपये मांगता है। हाँ 600 रुपया मांगता है। यही काम कहाँ मिलता है, रोज घूम के जाते हैं। हाँ काम नहीं मिलता, रोज घूम के जाते हैं। आपका एक रोजगार इसी माते आप लोग, बस यही रोजगार है, कोई चीज नहीं है। फिर क्या करते हैं?
फिर बैठे रहते खेती उती करते, पानी नहीं पड़ाते, वो भी नहीं हो रहा है। प्रत्येक दिन आते हैं और चले जाते हैं, काम नहीं मिलता है। हाँ, रोजगार कुछ नहीं है। सरकार से मांग करना चाहेंगे? एकदम मांगेंगे। की स्थिति उत्पन्न होती है। जरूरत है जिला प्रशासन से प्राथमिकता से लेने का, ताकि जो भी चौक चौराहों पर मजदूर हैं उन्हें रोजगार मिल सके, नियमित रोजगार मिल सके और 2 वक्त की रोटी जुगाड़ हो सके। अजीत कुमार सिन्हा, न्यूज 18 शेखपुरा। और खबर आपको रांची से बता दें, रांची के सबसे बड़े कारोबारियों में से एक और न्यूक्लियस मॉल के प्रमोटर विष्णु अग्रवाल ईडी दफ्तर पहुंच चुके हैं, जहां उनसे आज ईडी की टीम पूछताछ करेगी। आपको बता दें, विष्णु अग्रवाल से अरबों रुपए के लैंड स्कैम में पूछताछ होगी। ईडी की ओर से जारी समन पर वो दूसरी बार जांच एजेंसी के दफ्तर पहुंचे हुए हैं, जहां उनसे पूछताछ होगी। ये तस्वीर आप देखिए, विष्णु अग्रवाल पहुंच चुके हैं और इस खबर पर अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता ओम प्रकाश। व्यवसायी विष्णु अग्रवाल इस वक्त रांची के ईडी दफ्तर पहुंचे हैं। बता दें कि विष्णु अग्रवाल से जमीन मामले को लेकर पूछताछ की जाएगी और इसी सिलसिले में उन्हें समन किया गया था। पिछली बार जो समन किया गया था उस वक्त विष्णु अग्रवाल ने अपनी बीमारी का हवाला दिया था, ऑपरेशन हुआ था, उस चीज को लेकर अपनी बातों को रखा था, जिसके बाद उन्हें लौटा दिया गया था। उस वक्त इनसे पूछताछ नहीं हुई थी, लेकिन पूरे मामले को लेकर आपको बताने की कोशिश करेंगे कि चेशायर होम सहित अन्य जमीन के मामले को लेकर विष्णु अग्रवाल से आज पूछताछ होनी है। बताया जा रहा है कि विष्णु अग्रवाल से जो पूछताछ होगी उसमें उनके खिलाफ भी कई साक्ष्य मिल चुके हैं, कई दस्तावेज जो हैं वो ईडी के पास मौजूद है। इस वजह से ये पूछताछ काफी अहम मानी जा रही है, क्योंकि चेशायर होम जमीन को लेकर रैयत ने जो अपनी बातों को ईडी के समक्ष रखा था, उसमें कई बातें जो हैं वो सामने आई थी। उसमें जो दस्तावेज मिले थे, जो दूसरे पक्ष के द्वारा दिए गए थे, वो कहीं ना कहीं उस मामले में वो दस्तावेज फॉरेंसिक जांच के बाद फर्जी पाए गए थे, जिस वजह से ईडी ने विष्णु अग्रवाल को समन किया है। बता दें कि चेशायर होम की ज़मीन को दूसरे खरीदार के रूप में विष्णु अग्रवाल ने खरीदा था और उसी सिलसिले में ये पूछताछ जो है वो की जा रही है। वहीं इसके साथ ही सिरमटोली स्थित एक सेना की ज़मीन से जुड़ा हुआ भी मामला है, जहां पर सेना का कब्जा हुआ करता था। उस ज़मीन को लेकर भी कई साक्ष्य जो हैं वो ईडी को मिले हैं और उससे संबंधित सवाल भी जो हैं वो विष्णु अग्रवाल से पूछे जाएंगे। तो अब देखना होगा कि इस सवालात और जो पूछताछ का दौर चलेगा उससे विष्णु अग्रवाल को क्या कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ता है या फिर ईडी का जो अगला कदम होगा वो किस तरह से होगा। कैमरामैन प्रभाकर के साथ ओम प्रकाश, न्यूज 18 रांची। और राजधानी पटना में G20 की बैठक को लेकर डेलीगेट्स के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। डेलीगेट्स पहुंचने शुरू हो गए हैं और उनके स्वागत के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। पटना एयरपोर्ट पर परंपरागत तरीके से उनका स्वागत किया जाएगा। इसको लेकर बिहार की सभ्यता और संस्कृति को दर्शाते हुए कलाकार डेलीगेट का स्वागत करेंगे। आज जो डेलीगेट पहुंचेंगे उन्हें बिहार भ्रमण कराया जाएगा। वहीं नोडल पदाधिकारी वंदना प्रेसी ने बताया है कि कार्यक्रम 22 और 23 को होगा और राज्यपाल कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इस खबर पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता धर्मेंद्र कुमार। G20 समिट की बैठक पटना के ज्ञान भवन में होगी और आज जो डेलीगेट्स हैं वो पहुंचने शुरू हो जाएंगे। आज उन डेलीगेट्स को सिर्फ भ्रमण कराया जाएगा और 22 और 23 को मुख्य कार्यक्रम पटना में होंगे और पटना एयरपोर्ट पर डेलीगेट्स के स्वागत के लिए जो परंपरागत हम लोगों की जो प्रथा होती है उसके हिसाब से उनका स्वागत किया जाएगा। ये हमारे परंपरागत बिहार के जो नृत्य हैं उनसे जो डेलीगेट्स हैं उनका स्वागत किया जाएगा और जो परंपरागत हमारे वाद्य यंत्र हैं वो बजाकर जो यहाँ के लोग हैं वो डेलीगेट्स का स्वागत करेंगे। तो कहीं ना कहीं राजधानी पूरी तरह से तैयार है G20 समिट के लिए और जो हमारे डेलीगेट आएंगे वो भी काफी संख्या में होंगे और डेलीगेट्स पहुंचेंगे। उनका जो स्वागत होगा पटना एयरपोर्ट पर वो आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो कलाकार हैं वो उनका स्वागत करेंगे। खुद वंदना प्रेसी जो कि G20 की नोडल ऑफिसर है वो खुद तमाम जो व्यवस्था है उसका निरीक्षण कर रही है। तो कहीं ना कहीं जो डेलीगेट्स आएंगे उनके स्वागत में किसी प्रकार की कमी नहीं हो और आज उनको भ्रमण कराया जाएगा और 22 और 23 को मुख्य कार्यक्रम का आयोजन राजधानी में किया जाएगा। न्यूज 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार।
और लोहरदगा के गांव में पहली मॉनसून की पहली बारिश आफत बनकर बरसी है। यहां पर लोगों को काफी नुकसान हुआ है। आपको बता दें कि बारिश की वजह से लोहरदगा में 3 गांव वालों की मौत हो गई, जबकि 4 गंभीर रूप से घायल हो गए। पहली घटना पेशरार के बालाडी में हुई है, जहां ठनका गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई। 2 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। दूसरी घटना पेशरार के रोरद गांव में हुई, जहां वज्रपात से बच्चे की मौत हो गई है। वहीं तीसरी घटना जो है वो बताई जा रही है सेन्हा के बंसरी गांव की, जहां एक महिला वज्रपात में घायल हो गई है। इसमें 2 ब्रॉड डेथ था और 2 की कंडीशन नॉर्मल है। जनरली वज्रपात में देखा जाता है कि जो वज्रपात के समय में मर गया तो मर गया, जो बच गया वो लोगों को बच जाता है। ये आप लोगों को भी नॉलेज रखिए। और गिरिडीह में भी बारिश की वजह से एक कच्चा मकान ढह गया, जिसके मलबे में दबकर एक बुजुर्ग की मौत हो गई। जानकारी मिल पा रही है कि बुजुर्ग अपने कमरे में सो रही थी, तभी अचानक से मलबा उसके ऊपर गिर गया। घटना के समय महिला जो थी वो कमरे में ही मौजूद थी, जबकि 2 बहुएं और एक पोता दूसरे कमरे में थे। इसी दौरान ये दर्दनाक हादसा हो गया। मलबा हटाकर बुजुर्ग के शव को बाहर निकाल लिया गया है। तो झारखंड में एक तरफ जहां मानसून की बारिश से लोगों की जानें जा रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ रामगढ़ में अभी गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा है। और गर्मी इतनी ज्यादा है और धूप इतनी चिलचिलाती हुई है कि नलकारी नदी पूरी तरह से सूख गई है। नलकारी नदी के सूखने के चलते पतरातू डैम का जलस्तर भी नीचे चला गया है। नलकारी नदी रांची से बहती हुई पतरातू घाटी के रास्ते हरिहरपुर के पास रामगढ़ के पतरातू में प्रवेश करती है। कभी पानी से लबालब रहने वाली नलकारी नदी आज गर्मी के प्रकोप से गायब हो गई है। इसके चलते फसल भी मारे जा रहे हैं और पतरातू के गांव-गांव में पेयजल संकट गहराता जा रहा है। इस खबर पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता जावेद खान। इस वक्त मैं मौजूद हूं पतरातू प्रखंड के हरिहरपुर में। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, ये नलकारी नदी है। इसी नलकारी नदी पर पतरातू डैम स्थित है, यानी कि पतरातू डैम का जल स्रोत का मुख्य साधन जो है ये नलकारी नदी ही है। लेकिन नलकारी नदी आप देख सकते हैं कैमरे के माध्यम से पूरे तरीके से सूख चुका है। दूसरी ओर आप देख सकते हैं पुलिया देख रहे हैं, पुलिया के पास में ही पिछले बार जो है 5 पर्यटक जो कार समेत बहे थे वहीं से बह करके पतरातू डैम में चले गए थे। लेकिन अभी आप देख सकते हैं भीषण गर्मी में नलकारी नदी जो है बूंद बूंद पानी के लिए तरस रही है, यानी कि नलकारी नदी पूरे तरीके से सूख चुकी है। इसके कारण पतरातू डैम के जल स्तर पर भी असर पड़ा है और आसपास के जो गांव हैं वहां के कुएं, तालाब और सारा चापाकल भी सूख चुके हैं। सूख गया है, आदमी के बहुत तरीका से भी दिक्कत हो रहा है सब कुछ का, और बैल गरु सब छगरी सब पीने खाने में बहुत दिक्कत हो रहा है। आदमी सब के भी बहुत दिक्कत हो रहा है। बारिश झाड़ी जो लगाए हैं खेती बाड़ी वो भी दिक्कत, समस्या बहुत खराब है। नलकारी जो पुल है, नदी है, ये पतरातू डैम से ही है और इसका असर डैम पे भी है और अगल बगल के गाँवों में भी है, बैल बकरी साग सब्जी में भी है। बहुत दिक्कत है। तो चापाकल और कुआं सब सूख गया है। तो ऐसा पहली बार हुआ है? ऐसा पहली बार हुआ है। गर्मी ज्यादा पड़ रहा है? गर्मी पड़ रहा है इसलिए सब सूख गया है। हाँ। तो आप लोग अभी पानी के लिए कहाँ जाते हैं? फिर पानी के लिए थोड़ा सा बचल है, अभी गढ़िला उसी पर नहाते हैं। सब मर गया और यहाँ पे नहाने आते हैं, थोड़ा पानी है वहीं पर। अच्छा, इसको गड्ढा करके पानी जमा किए हैं, उसके बाद वहीं पर नहाते हैं सब। तो ऐसा कितने दिनों के बाद हुआ कि नलकारी सूख गया है? अब 3 महीने से सूख गया है। कि नलकारी नदी पूरी तरीके से सूख चुकी है। लोग बारिश का इंतजार कर रहे हैं ताकि नलकारी नदी में पानी आए और आसपास के क्षेत्रों का जल स्तर जो है ठीक हो पाए। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। और आज दुनिया भर में 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है, जिसको लेकर कई सारे कार्यक्रम अलग अलग जगहों पर आयोजित किए गए थे और वहां लोगों ने योग अभ्यास भी किया। बता दें आपको कि योग दिवस के मौके पर
अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये 8 तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर, जिसमें देखिए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में थे, जहां वो योग कार्यक्रम में शामिल हुए। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने INS विक्रांत पर नौसेना के जवानों के साथ योग किया, जबकि ओडिशा बालासोर में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने योग कार्यक्रम में हिस्सा लिया। साथ ही केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी योग उत्सव में हिस्सा लिया है। वहीं 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर दुनिया भर में योग की धूम है, तो ऐसे में बिहार के अलग अलग हिस्सों में भी योग शिविर का आयोजन किया गया। कई बड़े नेताओं और अधिकारियों ने योग शिविर में योगाभ्यास किया है। ये 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अलग अलग जिलों की। पूर्णिया, बेगूसराय, अररिया, सासाराम और कटिहार की ये तस्वीर है, जहां योग शिविर का आयोजन किया गया था। तो ये तस्वीर आप देखिए, पूर्णिया, बेगूसराय, अररिया, सासाराम और कटिहार की तस्वीर, जहां योग शिविर का आयोजन किया गया था। सुबह से ही लोग यहां पहुंच रहे थे, जहां पर लोगों की मौजूदगी थी और ये सभी लोग योग कर रहे थे। और इसी बीच रुक करेंगे एक बड़ी खबर की। अगुवानी घूट पुल हादसे को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, पुल हादसे पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें। अगुवानी घाट पुल हादसे पर सुनवाई हुई, चीफ जस्टिस की बेंच में सुनवाई हुई है। सरकार ने जवाब के लिए समय मांगा है। सरकार से जब सवाल किया गया तो सरकार ने जवाब के लिए समय मांगा है। सरकार को हलफनामा दाखिल करना होगा, पूरी जानकारी देनी होगी। 6 सप्ताह के बाद इसमें अगली सुनवाई होगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अगुवानी घाट पुल हादसे को लेकर पटना हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई, जिसमें सुनवाई के दौरान सरकार ने कोर्ट से समय मांगा है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।